फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो अभी हमारी 2 दिन प्रैक्टिस हुई और अब आज हम मार्केट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में थ्योरी क्लासेस भी हमारी चल रही हैं इस समय। तो आपको बहुत खुशी की बात हम बता देते हैं कि मैनेजमेंट का लगभग टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। कुछ बड़े बड़े टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि बड़े बड़े टॉपिक गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कला के तत्व हैं, कला के सिद्धांत हैं और फ्लावर डेकोरेशन रह गया है आपका। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो अभी रह गए हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। रहे और भी गए, ठीक है, मकान से संबंधित सारे टॉपिक रह गए हैं अभी, और धीरे धीरे हम जब करेंगे तो हमें याद आता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें रह गई, ठीक है। तो उनको भी कंप्लीट करेंगे। आज हमारा मार्केट का टॉपिक है, जिसमें हम बाजार का वर्गीकरण वगैरह, अर्थ वगैरह, क्या होता है मार्केट, ये सब जानेंगे। तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल की क्लास में हमें एक चीज़ समझ नहीं आई, मतलब ये नहीं होता कि हम स्पेशली लाइक के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जब जैसे लाइक अगर कम है तो हमें ये भी लगता है कि शायद क्लास में कोई इशू रहा, ठीक है। अब जैसे मेरे पास तो ये इतना टाइम नहीं होता है कि मैं अपनी बनाई हुई वीडियो पूरा देखूं बैठ के, ओके। तो 1 घंटे की कल क्लास थी, 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे और उस पर बहुत व्यूज़ तो आए, लेकिन लोगों ने लाइक वाइक नहीं किया। तो भाई आज कमेंट में बता देना कि कल क्या वीडियो में कुछ बीच में प्रॉब्लम थी, क्या चक्कर था, जो वीडियो मतलब रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला। जिस हिसाब से फर्नीचर का टॉपिक था और था पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, 2 टॉपिक थे। स्टार्टिंग में हमने चैनल के विषय में, प्लेलिस्ट के विषय में बताया था, तो पता नहीं क्यों मैं समझ नहीं पाई। अब मैं पूरी वीडियो देखती तो इतना टाइम मेरे पास नहीं था कि क्या रीज़न था। तो ज़रूर बताइएगा कि क्या वीडियो पूरी नहीं देखी आप लोगों ने, क्या चक्कर था, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं बाजार का अर्थ एवं वर्गीकरण की। नॉर्मली हम सभी जानते हैं बाजार में क्या होता है, एक क्रेता होता है और एक विक्रेता होता है, ठीक है। मतलब क्रेता जो होता है, क्रेता जो होता है क्रय करने वाला, मतलब बेचने वाला, विक्रेता जो होता है खरीदने वाला वस्तु को, ठीक है। और ज़्यादातर बाज़ारों में क्या होता है, एक ही मूल्य होता है। तो ये सारी चीज़ें हम बाज़ार की विशेषताएं जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। अभी हम नॉर्मली बाज़ार क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए और नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो बाज़ार की परिभाषा, वर्गीकरण एवं संरचना के विषय में हम जानेंगे। मार्केट की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर के विषय में जानेंगे। तो बाजार का अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ लीजिए एक बार। देखो, साधारण भाषा में बाजार का अर्थ उस स्थान या जगह से लगाया जाता है जहां वस्तुओं के अनेक क्रेता होते हैं और विक्रेता भी होते हैं। मान लो बेचने वाला है और खरीदने वाला ना हो, खरीदने वाला हो, बेचने वाला ही ना हो, तो फिर बाजार किस बात का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्रेता और विक्रेता का होना आवश्यक है, जो अपनी वस्तु को खरीद बिक्री का कार्य करते हैं, खरीदने का और बिक्री का काम करते हैं। किंतु अर्थशास्त्र में बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित ना होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहाँ क्रेता एवं विक्रेता में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो तथा संपूर्ण क्षेत्र में सामान्यतः एक कीमत होने की प्रवृत्ति हो, ठीक है। देखो, प्रतिस्पर्धा का मतलब ही है प्रतिस्पर्धा। जैसे गेम में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। गेम जो होता है उनमें प्रतिस्पर्धा होती है। मान लो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो क्या है वहाँ पर, क्या पाकिस्तान के लिए रूल अलग होंगे या इंडिया के लिए रूल अलग होंगे? नहीं, रूल तो दोनों को सेम ही फॉलो करना होगा, लेकिन बराबर की प्रतिस्पर्धा होती है। दोनों को, सॉरी, मूल्य मतलब दोनों के जो रूल है, रूल्स जो होते हैं गेम में, तो वो तो दोनों पार्टी के लिए सेम ही होते हैं, ठीक है। चाहे टेनिस खेल लो, चाहे हॉकी खेल लो, चाहे कुछ भी खेल लो, तो उसमें उसको क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा चल रही है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, तो बराबर रूल्स बराबर है तभी प्रतिस्पर्धा चल रही है। ऐसे ही मार्केट का होता है, जब मूल्य बराबर होगा तभी प्रतिस्पर्धा होगी। अगर सब अपने अपने मूल्य रख लेंगे, मान लो किसी विक्रेता ने 2 रुपये कम कर दिए किसी चीज़ पे, तो सारा व्यक्ति उसी के पास भागेगा। भाई हर इंसान चाहता है सस्ते में चीज़ मिल जाए, ठीक है। तभी मार्केट में आप देखते हो एक ही मूल्य रहता है लगभग चीज़ों का, हर दुकान पे एक चीज़ का एक ही मूल्य होता है। ये बात और है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है तो हम हर दुकान को छानते नहीं है जाकर, और कुछ लोग इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो समझदार होते हैं, जिन्हें पता है हमें लंबे समय तक मार्केट में रहना है, हमें काम करना है, तो वो लोग, सब लोग एक ही मूल्य रखते हैं। कुछ जो मन के गंदे लोग होते हैं उनको छोड़ दो, ठीक है। तो उसी को हम मार्केट, हम मेनली उसी को कहते हैं जहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक भावना हो, जो सामान है उसकी कीमत एक ही होनी चाहिए, तभी प्रतिस्पर्धा पाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, अच्छा, अर्थशास्त्री की परिभाषा ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्री ने क्या कहा है, बाजार किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित ना होकर उस संपूर्ण क्षेत्र से है जहां क्रेता एवं विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो तथा संपूर्ण क्षेत्र में सामान्यतः एक कीमत होने की प्रवृत्ति हो। क्योंकि मार्केट को हम क्या कहते हैं, एक क्षेत्र होता है, ठीक है ना।
क्योंकि अर्थशास्त्री जो डेफिनेशन देते हैं वो ये सोच के पूरा ओवरऑल सोच के दिया है। जैसे आजकल क्या है, हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो ऑनलाइन में क्या हम लोग आमने सामने जाते हैं, नहीं जाते हैं, किसी क्षेत्र पर पहुंचते हैं, नहीं, ऑनलाइन ही अपना सामान मंगा लेते हैं, ना हमें ये पता है कि बेचने वाला कौन है, बस अमेजोन करके, फ्लिपकार्ट करके, इस तरीके से बस हमने क्या देख लिया, कुछ ऐप इंस्टॉल कर लिए हैं, मीशो वगैरह, ठीक है। तो उसमें क्या कोई भी क्षेत्र निश्चित होता है? कुछ भी निश्चित नहीं होता। हम लोग घर बैठे बैठे शॉपिंग कर लेते हैं, ना ही हम किसी के सामने जाते हैं, ना ही हम विक्रेता के सामने जाते हैं, ना ही क्रेता हमारे सामने आता है, ठीक है। तो इस तरीके से बाजार चलता है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्री ने उस हिसाब से पूरा ओवरऑल डेफिनेशन दिया है, ठीक है। ये इनका कहना ये नहीं है कि खाली कोई क्षेत्र हो स्पेशल, वहीं पर मार्केट लगी हो तो हम उसी को बाजार कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र, कहीं से भी कोई भी शॉपिंग कर सकते हो, कहीं से भी आप कोई चीज़ बेच सकते हो, उस चीज़ को कहा है इन्होंने, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बाजार का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। देखो, बाजार का वर्गीकरण जो है हम लगभग 6 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि एक तो क्षेत्र के आधार पर, और इनको भी हम, इनके भी कुछ सब पॉइंट्स हैं, मतलब सब पार्ट्स हैं। क्षेत्र के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो एक होता है स्थानीय बाजार, दूसरा होता है क्षेत्रीय बाजार, तीसरा होता है राष्ट्रीय बाजार, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार। मतलब टोटली तो 6 प्रकार के बाजार के प्रकार हैं, लेकिन उनके भी कुछ सब मार्केट्स हैं। जैसे कि क्षेत्र के आधार पर 4 हो गए। कौन कौन से, अगर पूछा जाए कितने क्षेत्र के आधार पर हम मार्केट को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 4 भागों में, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। क्या मैं यहीं पर आपको समझाती चलूं जिससे हमारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो? इस समय सबको समय की आवश्यकता है। देखो, स्थानीय बाजार क्या होता है? जब कोई वस्तु का क्रेता होता है, क्रेता मतलब जो बेचने वाला होता है, मतलब किसी विशेष स्थान, ठीक है, किसी स्थान या फिर किसी गांव या किसी शहर से ही, मतलब वहीं तक सीमित रहता है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, एक गांव में सब्जी उगाई जाती है, तो वो क्या होता है, उसी पूरे गांव में जाकर सब्जी को बेच जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्थानीय, मतलब स्थानीय बाजार हम कह सकते हैं क्षेत्र के आधार पर। और इसमें क्या होता है, मूल्य भी कम रहता है, ठीक है। जैसे ज़्यादातर क्या होता है, जो सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके टमाटर हो गया, प्याज हो गया, मतलब सब्जी उब्जी होती है, ये सड़ने गलने वाली चीज़ें होती हैं, दूध हो गया, दही हो गया, तो ये क्या होता है, मतलब हमेशा मैंने कहा, मतलब जाकर गांव में सब्जी बेचे आता, तो ये ज़रूरी नहीं वो जाकर ही बेचे, नॉर्मल भी कोई एक दुकान जैसे होता है, छोटी सी मार्केट लगती हो, वहीं पर सब लोग गए और ले आए। जैसे दूध दही मट्ठा है, घर घर भले ही ना जाए कोई बेचने, लेकिन क्या होता है, एक स्थान निश्चित होता है और वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और लेकिन ये कम समय के लिए एक जगह पर मतलब एक मार्केट लगता है, ओके। ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होने वाली हो, या फिर जिनके टूटने फूटने की संभावना ज़्यादा हो, जैसे ईंटें वगैरह भी होती हैं, ईंट का सामान जो होता है, जैसे ईंटें आती हैं ना मकान बनने के लिए, तो ये भी हमारे आसपास के क्षेत्र से ही जाती हैं। ये नहीं कि अगर हमारा मकान बरेली में बनना है तो इसके लिए हम राजस्थान जाएंगे, नहीं, हम यूपी में ही, अपने यूपी में भी क्या, हम अपने बरेली शहर के ही आसपास के एरिया से ईंटें खरीद लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है ईंटें जो है, एक तो भारी सामान होता है, दूर से लाने में रिस्की होता है, दूसरा क्या होता है, टूटने का भी डर रहता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने आसपास के एरिया से ले लेते हैं, दूध दही मांस मछली अंडे वगैरह, तो इसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। क्षेत्रीय बाजार क्या होता है? क्षेत्रीय जो बाजार होता है इसको हम मतलब प्रांतीय या प्रादेशिक बाजार भी कह सकते हैं। तो जो क्षेत्रीय बाजार होता है, जब किसी वस्तु का जो भी क्रेता या विक्रेता होता है किसी मतलब विशेष क्षेत्र से सीमित होता है, विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहता है। जैसे कि आपको बताऊं, उदाहरण दूं तो राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में आप जानते हो क्या चलता है, लहंगा चुनरी है ना, या फिर बांधनी कला वहाँ की है, ऐसे गुजरात का पटोला चलता है। तो ये क्या, ये क्षेत्र से संबंधित है कि इस क्षेत्र में मतलब विशेष तौर पर वहीं पर होता है। जैसे कि आपका भारत में जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है, जो बंगाल का एरिया है वहाँ पर होता है, ठीक है। तो उसी क्षेत्र से संबंधित हो गया, तो उसको हम कहेंगे क्षेत्रीय बाजार। और जो राष्ट्रीय बाजार होते हैं, तो राष्ट्रीय बाजार में ऐसे हो जाएगा, जैसे कि अगर हमारे यूपी की कोई चीज़, जैसे यूपी में गन्ना होता है, ठीक है, यूपी में गन्ना होता है, यूपी में गेहूं होता है, तो यहाँ से क्या करना है, दूसरे राष्ट्र को भेजा जा रहा है। मतलब यूपी में हो रहा है, अगर मान लो समझने के लिए उदाहरण के लिए मैं बताऊं, तो जैसे कि गुजरात में नहीं हो रहा है तो हमने वहाँ भेज दिया, ठीक है। तो ये हमारे एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक जाता रहता है। वो वाली चीज़ होगी, मतलब अपने ही देश में चल रहा है, अपने ही देश में व्यापार चल रहा है। जो चीज़ हमारे यहाँ हो रही है हमने दूसरे स्टेट में भेज दी, जो दूसरे स्टेट में हो रही है उस चीज़ को हमने अपने स्टेट में मंगा लिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ होती हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ नहीं
नहीं होती, विदेशों में होती हैं। जैसे कि नॉर्मली भाषा में अगर हम बात करें तो विदेशों में क्या होता है, तेल होता है। जैसे सऊदी अरब है, वहाँ पे तेल वगैरह अच्छा होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल का सामान वहाँ से मंगाते हैं, जो तेल वगैरह है वहाँ से आता है। ओके, तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ऐसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमारे यहाँ होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे देश में कॉटन कपास हो रहा है, अगर विदेश में कम हो रहा है तो हमारे यहाँ से निर्यात होगा, वो चीज़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। जो मतलब भारत, जैसे हमारा देश भारत है और विदेशी जो है विदेश, जैसे मान लो अमेरिका हो गया, चीन हो गया, कोई भी विदेशी देश हो सकता है, तो उससे जो हमारा व्यापार चल रहा है वो क्या हो गया, हमारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो गया, ठीक है। अब बात आती है समय के आधार पर। समय के आधार पर जो बाजार होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। समय के आधार पर भी आपके 4 तरीके के बाजार होते हैं। एक होते हैं अति अल्पकालीन बाजार, ठीक है। अति अल्पकालीन बाजार जो कि बिल्कुल ही क्या होता है, वही जैसे हमने अभी स्थानीय का बताया था ना, जो खराब होने वाली चीज़ें होती हैं जल्दी, तो उस तरीके की ये बाजार होती है। कुछ अति अल्पकालीन होती है, छोटे समय को लगती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग दूध, दही, छाछ, मांस, मछली, मतलब मैंने कहा ना बिल्कुल स्थानीय से मिलती जुलती होती है, ज़्यादा देर को नहीं लगती, बस ये कुछ ही घंटों के लिए लगती है, ठीक है। कुछ ही घंटों में या 1-2 दिन में ये पूरी मार्केट खाली हो जाती है। और लिमिटेड सामान होता है, इसमें मूल्य भी मतलब सस्ती दरों पर सामान यहाँ पर बिकता है। और अगर सप्लाई किसी चीज़ कम होती है तो मूल्य को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें नाशवान होने वाली, मतलब यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखिएगा, नाशवान होने वाली चीज़ें। नाशवान वाला मतलब क्या हो गया, जो चीज़ें जल्दी खराब होती हैं, दूध है, दही है, छाछ है, मछली है, साग है, सब्जियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो जो जल्दी, अगर पूछा जाए कि जल्दी खराब होने वाली चीज़ें किस मार्केट में अवेलेबल विशेष तौर पर रहती हैं, तो अति अल्पकालीन मार्केट, क्योंकि ये चीज़ें जल्दी खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। अब बात आती है अल्पकालीन बाजार क्या होता है, तो इससे थोड़ा जो ज़्यादा समय तक टिक जाए जो मार्केट, वो वाली मार्केट जो होती है आपकी अल्पकालीन में आती है, ठीक है। और जो दीर्घकालीन बाजार होती है, वो दीर्घकालीन बाजार जो होती है, इसमें क्या होता है, मूल्य निर्धारण क्या होता है, मूल्य का जो निर्धारण होता है घटाया बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि हमने कोई भी चीज़ हमें लगी मार्केट में कम अवेलेबल है, तो हमने उसका रेट बढ़ा दिया, जिससे व्यक्ति को, जिसको बहुत इमरजेंसी हो गया, वो महंगे मूल्य में भी खरीदेगा, है ना। और अगर चीज़ काफ़ी है तो सस्ती बेच दी। इस मार्केट में क्या होता है, मूल्य का बहुत जल्दी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इसीलिए ये जो दीर्घकालीन मार्केट होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है दीर्घकालीन मूल्य मार्केट। एक सेकेंड यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, दीर्घकालीन, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा, दीर्घकालीन, इस मार्केट का नाम लिख लीजिएगा, इसको कहते हैं दीर्घकालीन मूल्य या सामान्य मूल्य, सामान्य मूल्य मार्केट, सामान्य मूल्य मार्केट, इनके 2-3 ये नाम है, ठीक है। लागत मूल्य मार्केट कहते हैं इसको, लागत मूल्य मार्केट, ठीक है। तो ये जो होती है इसके 3 नाम है, दीर्घकालीन मूल्य, सामान्य मूल्य और लागत मूल्य मार्केट। ये 3 तरीके की मार्केट, इसमें मतलब साड़ी है, धोती है, चावल है, चीनी है, अनाज है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो अति दीर्घकालीन बाजार होते हैं, तो ये आप जानते हो क्या होता है, जैसे कि हम लोग जो बड़ी मार्केट होती है ना, जहाँ पर सब चीज़ हमेशा अवेलेबल रहती है और लंबे समय तक जैसे रहती है। जैसे हमारे बरेली का कुतुब खाना क्या है, हमेशा मतलब हमेशा रहता है। शादियों का सीजन हो, नॉर्मल हो, आप बड़ी बड़ी शॉपिंग हम लोग वहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये लंबी मार्केट है जहाँ पर लंबे समय तक चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, जो मार्केट कभी हटती नहीं हो हमेशा। बस वो क्या होता है, रात में वो लोग सोने होने जाते होंगे तभी ताला लगता है दुकानों को, नहीं तो सुबह खुल जाती है, पूरी रात के 11 बजे तक आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये मार्केट कभी वो निश्चित है, वो स्थान हमेशा मार्केट लगता है, जो हमारे बरेली का बड़ा बाजार है। ऐसे ही आप लोगों के यहाँ भी होता होगा कि कोई एक आपका जो शहर होगा, वहाँ पर कोई एरिया ऐसा होगा जहाँ पर आप जाते होगे कि शॉपिंग के लिए, वहाँ पर हमेशा अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें और हर तरीके की नॉर्मल, चाहे ग्रोसरी हो, चाहे कपड़ों से संबंधित हो, चाहे ज्वेलर्स हो, सारे लोग अवेलेबल रहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो मार्केट लगती है उसको कहते हैं काल निरपेक्ष मूल्य, ठीक है। काल निरपेक्ष मूल्य हम इसको कहते हैं, काल निरपेक्ष मूल्य मार्केट, ठीक है। काल निरपेक्ष, ये नाम जरूर लिख लीजिएगा, काल निरपेक्ष, इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। काल निरपेक्ष मूल्य बाजार हम इसको कहते हैं। काल निरपेक्ष मूल्य का मतलब होता है टाइम एब्सोल्यूट कॉस्ट, ठीक है। मतलब हमेशा क्या होता है, लगभग सभी दुकानों की कॉस्ट जो होती है सेम होती है यहाँ पर, और जो नई नई खोजें होती है, नए नए आविष्कार होते हैं, ये सोचो ब्रांडेड चीज़ें जो होती हैं, नया नया फैशन आता है, वो ऐसे ही मार्केट में आता है, ठीक है।
तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसको हम कहते हैं अति दीर्घकालीन बाजार। तीसरा होता है प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, जिसमें पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार और एकाधिकार आता है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगी जो बाजार होते हैं, हम इसकी थोड़ी सी बात नीचे चलकर करते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की पेज नीचे डाल दिया मैंने। हाँ, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो होती है, इनकी अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये देखिएगा, जब किसी बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता एवं विक्रेता हों तथा उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी हो व उनमें वस्तुओं को खरीदने एवं बेचने के लिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, तो इसे हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। ऐसे बाजार में क्रेता विक्रेता में प्रतिस्पर्धा जो की सीमा जो होती है चरम पर होती है। ठीक है, मतलब एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार जो होती है, इन्होंने सारी मार्केट को इसमें समेट दिया है एक तरीके से, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी मतलब इसमें हर चीज़ होगी। जो मार्केट की विशेषताएं होती है ना, मार्केट की विशेषताएं क्या होती है? एक क्षेत्र होना, अभी हम इसकी बात करेंगे, एक वस्तु का होना, क्रेता एवं विक्रेता का होना, एक मूल्य का होना, पूर्ण प्रतिस्पर्धा होना, ये सारे गुण आपको पूर्ण बाजार में देखने को मिलते हो। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है भाई, मार्केट में हमेशा क्या होता है, एक क्षेत्र में लगती है मार्केट, ज़्यादातर एक क्षेत्र में लगती है। ऑनलाइन को छोड़ दो, ऑनलाइन का छोड़ दो, तो एक क्षेत्र में लगती है। एक वस्तु जरूर होती है भाई, बिना वस्तु की मार्केट थोड़ी ना होगी, एक वस्तु तो होनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं बहुत सारे। ठीक है, मूल्य भी सबका एक ही होता है, और मूल्य सबका होता है, इसीलिए प्रतिस्पर्धात्मक मार्केट होती है, क्योंकि एक ही मूल्य पे सब लोग बेचेंगे, तो फिर ये आपस में प्रतिस्पर्धा होती है, किसकी दुकान पे लोग ज़्यादा जाएंगे, किसकी वस्तु ज़्यादा बिकेगी। ठीक है, मतलब समझने के लिए हैं ये चीज़ें। तो ये क्या है, ये सारे गुण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम इसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। क्या इसकी विशेषता होती है, यहाँ पर थोड़ी पढ़ लेते हैं। क्रेता एवं विक्रेताओं की यहाँ पर संख्या बहुत अधिक होती है, उन्हें बाजार की दशाओं की पूर्ण जानकारी एवं ज्ञान होता है। आगे हम बात करें तो उत्पादन के साधनों में क्या होता है, पूर्ण गतिशीलता होती है। यहाँ पर क्रेता एवं विक्रेता में पूर्ण एवं स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है। वस्तु में समरूपता होती है, लगभग सभी दुकानों पर लगभग चीज़ें समान होती हैं। ठीक है, वस्तु विभेद नहीं होता, लगभग चीज़ें समान ही होती हैं। सारी दुकानों पे जाओगे, कोई अच्छी मार्केट है साड़ी की, तो आप देखोगे लगभग जो, जब वो तो मार्केट ही अच्छी, सब दुकानों पर जाओगे तो लगभग एक जैसी साड़ियाँ आपको दिखाएंगी। ठीक है, समस्त बाजार में क्या होता है, वस्तु का एक ही मूल्य होता है, इसीलिए प्रतिस्पर्धा होती है। फर्मों में प्रवेश एवं बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, मतलब कोई सामान है, आपको इधर से उधर सप्लाई करना है, तो उसकी, क्योंकि बड़ी बड़ी बाजारें होती हैं, तो यहाँ से सामान क्या होता है, परिवहन मतलब बहिर्गमन मतलब इधर उधर भी जाता है। ठीक है ना, ओके। सभी मतलब एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, मतलब फ्री में एंट्री की भी व्यवस्था होती है कि आप आराम से फ्री में जा सकते हो मार्केट में, और वहाँ से आप एग्जिट भी कर सकते हो। ठीक है ना, सामान को ला भी सकते हो, मतलब पूरी व्यवस्था होती है, स्वतंत्रता होती है। सभी विक्रेता वस्तु की एक समान इकाइयाँ बेचते हैं। जो बड़ी बाजारें होती हैं उनमें किसी भी दुकान पे आप देखते होगे भीड़ कम नहीं होती है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि भाई सभी पे भीड़ रहती है, सभी क्या होते हैं, एक समान इकाइयों को बेचते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार मात्र, हाँ यहाँ पर ये लाइन पढ़िएगा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ये पूर्ण बाजार होते हुए भी इसमें एक विशेषता देखना, क्या लिखा हुआ है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार मात्र कोरी कल्पना है, हकीकत में ये कोई बाजार नहीं है। ठीक है, हकीकत में ये कोई बाजार नहीं है, क्या है, एक कोरी कल्पना है। ठीक है, मतलब इस तरीके से ये लाइन है, इसे याद रखिएगा। ये समझदार होगे तो आप समझ भी रहे होगे क्या क्या कहना चाह रहा है। देखो, हमने मान लिया कि एक ही मूल्य होना चाहिए, हमने मान लिया कि एक जैसी वस्तु होनी चाहिए हर दुकान पे। ठीक है, तो हमने उसको पूर्ण बाजार कह दिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर दुकानदार मतलब इतनी भीड़ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है वो 10 दुकानों पर छाने। एक बार जाता है व्यक्ति, वहीं पर बैठ जाता है और ख़रीद के चीज़ ले आता है। ठीक है, वो पहले के लोग होते थे जो मोल भाव करते थे, तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति बढ़ा चढ़ा के भी रेट बता रहा हो। तो यहाँ पर क्या, एक कोरी कल्पना है, हमने ऐसा मान लिया है कि इसी को हम पूर्ण बाजार कहेंगे, जहाँ पर सब कुछ समान हो। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी ना है ना, तो इसलिए ये कोरी कल्पना, हकीकत में ये कोई बाजार नहीं होता है। ओके, तो ये अब यहीं पर अगर अपूर्ण प्रतियोगी बाजार की बात हो तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल जैसे पूर्ण बाजार पढ़ा हमने, इसको उल्टा कर दो पूरा। जब किसी बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के तत्वों का अभाव हो तो उसे अपूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। बेनहम ने क्या कहा इसी विषय में, अपूर्ण बाजार उस दशा में कहा जाएगा जब क्रेताओं और विक्रेताओं को या कुछ क्रेताओं या कुछ विक्रेताओं को एक दूसरे के द्वारा दिया हुआ अथवा मांगा हुआ मूल्य ही ज्ञात नहीं होता है। मतलब अब आप गए दुकान पर, जो बताया उसने आप लेके चले आए, आपको पता ही नहीं है कि मूल्य क्या है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो ये अपूर्ण बाजार है भाई। पूर्ण बाजार का ये भी मतलब होता है कि वहाँ पर जो क्रेता है जो विक्रेता हो उसे दोनों को मूल्य पता हो। ठीक है ना, तो ये मतलब क्या है, एक थोड़ी राम कहानी जैसी चीज़ें हैं। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पर मूल्य ही नहीं पता होता है दोनों में से किसी को, तो हम उसको अपूर्ण बाजार कहेंगे, जिसमें मूल्य तक नहीं पता है। ठीक है, सामान्य व्यावहारिक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ही पाए जाते हैं।
ज़्यादातर सामान व्यवहारिक जीवन में कैसे होते हैं, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार ही पाए जाते हैं बहुत सी सारी चीज़ों की, क्योंकि हमारे घर में हम सामान लाते नहीं, हम कभी कभी सामान लाने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें भी नहीं रेट पता होते हैं, हम जाते हैं जो रेट पता लेके चले आते हैं, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ लाते हैं चीज़ें। तो ऐसे ही चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में, हर किसी को रेट नहीं पता होता है। श्री जॉन रॉबिन्सन के अनुसार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं एकाधिकार बाजार की बीच की अवस्था है। तो ये अगर प्रश्न पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा क्या है, इन्होंने कहा है जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एवं एकाधिकार के बीच की अवस्था। एकाधिकार बाजार वो होता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का प्रभुत्व होता है, शासन होता है, उसका मर्जी है, उस हिसाब से वो रेट को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो एकाधिकार, दूसरा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की कड़ी अगर पूछा जाए कौन सी बाजार है तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। दो शब्द ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की मार्केट कौन सी होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होती है। कहा किसने, ही श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या विशेषता पाई जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही उसका उल्टा कर दो जो अभी पूर्ण का पड़ा। क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अपेक्षाकृत क्या होगी, कुछ कम होगी, क्योंकि पूर्ण बाजार में संख्या ज़्यादा थी, इनमें प्रतिस्पर्धा का अभाव होगा, वहाँ पर प्रतिस्पर्धा हो रही थी, इसमें साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं पाई जाती, ठीक है। क्रेताओं एवं विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। ओके, तो ये आपका था कौन सा वाला बाजार, पूर्ण और अपूर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको, देखो जो चीज़ मैं क्या कह रही हूँ, पेपर सिर पे है तो हम इंपॉर्टेंट पर फोकस करेंगे, जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमें लगेगा वो हम आपको ऐसे ही कि नॉर्मल है इसको हम ऐसे ही समझा देंगे। भाई क्षेत्र के आधार पर बाजार आपको पता होने चाहिए, 4 है, कौन कौन से, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। क्षेत्रीय मतलब हमारे पूरे देश की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश की बात हो, विदेशों की भी बात हो रही है। क्षेत्रीय मतलब क्या हो गया, एक विशेष क्षेत्र की बात हो रही है। स्थानीय मतलब हमारे आसपास की बात चल रही है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ सकते हो ना। अति अल्पकालीन मतलब बहुत ही 1-2 घंटे की कोई मार्केट लग रही है, 1-2 दिन के लिए लग रही है। अल्पकालीन उससे थोड़ी बड़ी हो सकती है, दीर्घकालीन और लंबी हो सकती है, और अति दीर्घकालीन जो है जो स्थायी रहती है मार्केट एक तरीके की, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा एकाधिकार हमने बता ही दिया आपको। एकाधिकार मार्केट क्या होता है, एक कोई राजा समझ लो और उसका पूरा बाजार पर क्या है, नियंत्रण है, ठीक है। जैसे कि एक कौन है यहाँ पर, विक्रेता, मतलब बेचने वाला मात्र एक है विक्रेता, ठीक है, और खरीदने वाले बहुत सारे क्रेता हैं, तो उसको हम कहेंगे एकाधिकार बाजार। जब बेचने वाला एक ही है तो वो क्या है, वो अपने हिसाब से एकाधिकार कर लेगा, अपने हिसाब से बाजार में क्या होता है, मार्केट में सामान को बेचे, उसका मन है तो वो रेट बढ़ा देगा, उसका मन है तो रेट घटा देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता का विशेष अभाव होता है। अगर आपसे पूछा जाए किस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का विशेष अभाव होता है, तो वो इसी एकाधिकार बाजार में, क्योंकि प्रतियोगिता होगी कहाँ, जब व्यक्ति एक ही है, बेचने वाला व्यक्ति एक ही है, ठीक है, मैं ही मालिक हूँ। ओके, मान लो यूट्यूब पे एक मेरा ही चैनल हो तो फिर मैं अपने हिसाब से चलाने लगूंगी, मुझे पता है कि अकेली मैं हूँ, आपकी अटकी है, आप आके मुझसे ही कोर्स लोगे समझने के लिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये क्या है, एकाधिकार है, कोई है ही नहीं दूसरा हमारे बराबर टक्कर के लिए, तो ऐसे आप समझ सकते हो। तो इसमें क्या विशेषताएं होती, एकाधिकार बाजार की थोड़ी विशेषताएं और जान लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो ये तो हमने बता दिया, विक्रेता क्या होता है, एक होता है, और क्रेता यहाँ पर अनेक होते हैं, इतना तो आपको पता हो गया। लेकिन मांग अधिक होगी, क्योंकि भाई क्रेता जो है, बेचने वाला व्यक्ति एक ही है, तो सामान की पूर्ति करना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। तो यहाँ पर क्या समस्या होगी, यहाँ पर वस्तु की क्या होगी, मांग अधिक होगी, वस्तु की मांग अधिक होगी। और पटाखे बोलने लगे, शादियों का सीजन शुरू हो गया है ना, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है। तो वस्तु की मांग अधिक होगी, लेकिन जो पूर्ति यहाँ पर कम होगी, क्योंकि विक्रेता का उस पर नियंत्रण रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर स्थानापन्न वस्तुओं का अभाव होगा। स्थानापन्न मतलब जैसे अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ नहीं है तो हमने कहीं और से मंगा ली, तो लेकिन यहाँ पर एक ही क्रेता करता है, तो यहाँ पर इस चीज़ का भी अभाव होगा। ऐसा नहीं कि इसके पास अगर चीज़ अवेलेबल नहीं है तो ये कहीं से मंगा ले, हो सकता है इसके पास जो है उसी पे रेट बढ़ा देगा ये, ठीक है। एक ही फर्म या उद्योग या कंपनी का होना, तो बिल्कुल मैंने कहा जब एक ही विक्रेता है बेचने वाला, तो वो एक ही फर्म या एक ही उद्योग या एक ही कंपनी हो सकती है, ठीक है। विक्रेता का पूर्ण नियंत्रण होगा। ओके, मनमाने ढंग से यहाँ पर वस्तु का मूल्य का निर्धारण होगा। तो मूल्य का मनमाने ढंग से निर्धारण कौन करता है, जब एकाधिकार होता है बाजार पे। क्लियर हो गया। कार्य के आधार पर बाजार की बात अगर हम करते हैं तो कार्य के आधार पर भी आपके 3 बाजार हो जाते हैं, विशिष्ट बाजार, मिश्रित बाजार, नमूनों द्वारा बाजार। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए बाजार के वर्गीकरण कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो 6 प्रकार से कर सकते हैं। क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार से कर सकते हैं, 4 प्रकार से कर सकते हैं। समय के आधार पर तो भी हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। प्रतियोगिता के आधार पर तो 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। कार्य के आधार पर हम इसको 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अब हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट बाजार के विषय में, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा।
ये जो यहाँ पर मिश्रित बाजार है, इसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको सामान्य बाजार भी कहते हैं। सामान्य क्यों? मिश्रित मतलब हर चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आपको ग्रोसरी का, आपको कपड़ों का, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ पर, चाहे सौंदर्य प्रसाधन ले लो, चाहे दवाइयाँ ले लो, चाहे आप फर्नीचर का ले लो, बर्तन का ले लो, नॉर्मल जो हमारी सुपर मार्केट होती है इस तरीके की मार्केट ही होती है, जहाँ पर सब कुछ एक ही छत के नीचे या आपको आसपास के क्षेत्र में मिल जाता है। ठीक है, आजकल शहरों में तो इसी टाइप की बाजार होती है कि आप एक जगह जाओगे तो आपको थोड़ी दूरी पे सब्जी भी मिल जाएगी, फल भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ोगे कपड़ों की दुकानें मिल जाएंगी, और आगे बढ़ोगे सोने चांदी की दुकानें मिल जाएंगी। तो ये मिश्रित बाजार होता है। देखो, विशिष्ट बाजार का मतलब वही हो जाएगा जहाँ पर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक चीज़ बेची जाती हो, जैसे कि उदाहरण के लिए कपड़ा मंडी, कि वहाँ कपड़ा मंडी है। ठीक है, आगे बढ़ो तो फल मंडी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेकिन एक चीज़ होती है, विशेषता होती है, जहाँ पर सिर्फ कपड़े मिलते हैं, एक स्पेशल कोई जगह होती है तो वो वहाँ पर थोड़ा सस्ता मिलता है। फल मंडी में फल सस्ते मिलते हैं, सब्जी मंडी चले जाओ, सब्जी मंडी में सब्जियाँ सस्ती मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विशिष्ट बाजार आपके कहलाते हैं। ठीक है, खासतौर से महानगरों में ऐसी बाजारें होती हैं। सर्राफा मार्केट हो गया, पुस्तक मार्केट हो गया, ठीक है, रुई मंडी हो गई, तेल मंडी हो गई, अनाज मंडी हो गई। तो ये क्या होते हैं, विशिष्ट बाजार होते हैं कि आपको एक क्षेत्र में जाओगे कि लोग कहेंगे हाँ वहाँ चले जाना, वहाँ तुम्हें गेहूँ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये विशिष्ट बाजार हो गई। ठीक है, कि वहाँ पर क्वालिटी, मतलब पता है कि यहाँ पर ये चीज़ मिलती है। ओके, श्रेणीकरण द्वारा जो होती है आपकी, नमूनों द्वारा बाजार की बिक्री, इसमें ग्रेडिंग के आधार पर होता है। ट्रेडमार्क या चिन्ह दिए जाते हैं, जैसे ISI है, एग मार्क है। तो आजकल हमारी जो पॉपुलर मार्केट अगर पूछा जाए तो आज के समय में ये मार्केट जो है नमूनों द्वारा जो होता है ये ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे LG की मशीनें हम लोग खरीदते हैं घर में, आपका मतलब उपकरण खरीदते हैं, फिलीपींस की चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोवेव ओवन पर ये सब चीज़ें क्या है, ये श्रेणीकरण द्वारा होती है। श्रेणीकरण मतलब हमें पता है कि फॉर्च्यून का रिफाइंड अच्छा, मतलब लोग मानते हैं ज़्यादातर, हमारे यहाँ तो रिफाइंड कोई खाता ही नहीं है, समझने के लिए बता रही हूँ मैं। लेकिन एक सोच है लोगों में, ज़्यादातर आप जाओगे तो लोगों क्या फॉर्च्यून रिफाइंड मिलता है। ठीक है, तो क्या ये इसके नाम से पॉपुलर है। ठीक है, इसको एक श्रेणी में बांट दिया गया है कि हाँ रिफाइंड में फॉर्च्यून ही सब क्या चलता है, जबकि और भी आते हैं आपके रिफाइंड, सोयाबीन का आता है, आपके मूंगफली का आता है, हर चीज़ के ऑयल आते हैं, लेकिन फॉर्च्यून लोगों की जुबान पे रटा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसे बांधानी हींग आपने सुना होगा, बांधानी हींग, इतनी हींग है लेकिन नाम बांधानी। तो यहाँ पर जब किसी चीज़ को श्रेणी में बांध देते हैं, ओके, कई बार हम जो गेहूं वगैरह हैं ये चीज़ भी हम क्या होता है नमूने के माध्यम से लाते हैं, क्योंकि क्या होता है बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं तो इनको क्या होता है ले लेके घूमना तो आसान होता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर क्या हुआ, आप गए गेहूँ वगैरह को, आपके यहाँ कोई मतलब जहाँ भी कोई इसी क्षेत्र में गए, आप वहाँ से नमूना ले आए, या फिर वो बेचने वाला ही आया आपको। कभी कभी आते हैं गली में कि चावल वगैरह, तो वो कोई थोड़े थोड़े चावल कई तरीके के लिए हुए होते हैं, आपको वो चेक करा देते हैं, आप कह देते हो हमें ये वाला चावल दे जाना, तो वो चावल आपको घर पर दे जाते हैं। तो वो भी ग्रेडिंग वाली चीज़ होती है, जिस पर कोई टैग लगा है, कोई मार्क लगा है। ठीक है, वो वाली चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, जिसका कोई हम क्वालिटी में बांट सकें किसी भी चीज़ को, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, वो वाली चीज़ें आपकी नमूने द्वारा मार्केट में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साइन आता है, ध्यान रखिएगा। विक्रय की मात्रा के अनुसार थोक बाजार और खुदरा बाजार। थोक बाजार में अभी आप जानते हो क्या होता है, कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर क्या होता है आप इकट्ठा खरीद लाते हो और छोटी छोटी मार्केट में बेच देते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है विक्रय की मात्रा के अनुसार होता है। यहाँ पर क्या होता है सस्ते दाम में सामान मिल जाता है। ठीक है, और जो खुदरा मार्केट होता है ना, ये भी बिल्कुल इसी की तरह होता है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ये भी क्या होता है, यहाँ पर ये थोक बाजार जो होता है ये सस्ते दामों में चीज़ इकट्ठी यहाँ पर ले लेते हैं और छोटी छोटी मार्केट में जाकर उनको बेच देते हैं। ये दोनों मिलते जुलते हैं। वैधानिक औचित्य के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो वैधानिक औचित्य के आधार पर भी आपके ये होते हैं दो बाजार। एक होता खुला बाजार या उचित बाजार। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होता है जो बाजार में जो भी वस्तुएं होती हैं वहाँ पर क्रय विक्रय जो होता है तो इनका निर्धारित मूल्य होता है। ठीक है, यहाँ पर मूल्य जो है निर्धारित होता है, इसमें कोई हेर फेर नहीं होता है। जो उचित बाजार होता है, भाई उचित नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और ऐसी बाजार पर क्या होता है सरकार का नियंत्रण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है तो वो उचित बाजार पर सरकार का क्या होता है नियंत्रण होता है। यहाँ पर मूल्य क्या होता है गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रहता है, तो इसमें कोई लूट मार की समस्या नहीं होती। लेकिन जो ये होता है चोर बाजारी, ये काला बाजारी नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है चोरी के माल बेचे जाते हैं, तस्करी की गई वस्तुएं बेची जाती है, तो इसको हम काला बाजार कहते हैं। तो ये वैधानिक औचित्य के आधार पर आपके बाजार हो गए। तो यहाँ तक हमारी चीज़ें क्लियर हुई। बाजार की विशेषताएं क्या है, देखो बाजार की विशेषताएं एक क्षेत्र का होना। बाजार एक क्षेत्र पर होती है, क्षेत्र में होती है। जैसे कि ये क्या थे, ये क्षेत्र ही तो थे, स्थानीय बाजार। ठीक है, ये राष्ट्रीय बाजार क्या एक विशेष क्षेत्र से संबंधित थे। ओके, और
एक वस्तु का होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, एक वस्तु का होना जरूरी है, क्रेता एवं विक्रेता दोनों का होना जरूरी है, उसका मूल्य होना जरूरी है और पूर्ण प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। जो ये सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं, तो हम अभी एग्जाम का समय ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। एक मूल्य का मतलब समझ लो, जो हम ये वाला है, और तो सब समझ ही गए होगे, मतलब कम से कम मार्केट में एक वस्तु तो होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में एक जगह होनी चाहिए। हालांकि अर्थशास्त्र ये कहता है कि जरूरी नहीं एक क्षेत्र हो अवेलेबल, ठीक है, लेकिन वैसे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थशास्त्रियों ने एक मूल्य की बात की है, वो उसका क्या मतलब है, तो अर्थशास्त्री का कहना है वस्तु का एक ही प्रदेश प्रतिष्ठात्मक मूल्य बाजार की विशेषता तथा उसकी कसौटी होती है। मतलब किसी वस्तु का एक मूल्य होना किसी प्रदेश में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य बाजार की विशेषता तथा उसकी एक कसौटी होती है। तो ये जो कसौटी वाला शब्द, इस तरीके की चीज़ें पूछ ली जाती हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कसौटी किसको कहा गया है, किसी भी बाजार में मतलब किसी भी बाजार में जो प्रतिष्ठात्मक भावना पाई जाती है, प्रतिस्पर्धात्मक भावना पाई जाती है, तो उसमें कसौटी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, मूल्य के लिए प्रयोग किया गया है, कि कम से कम एक मूल्य तो होना ही चाहिए, नहीं तो अपने हिसाब से मनमानी करेंगे तो जो बाजार है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। जहाँ चीज़ सस्ती मिलेगी हर कोई व्यक्ति वहीं पर भागेगा, ओके। तो अब प्रोफेसर कुर्नो ने क्या कहा है, किसके लिए, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बाजार के लिए। इन्होंने कहा पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एक आवश्यक विशेषता है जिसे किसी भी कीमत में नकारा नहीं जा सकता, ठीक है। जो प्रतिस्पर्धा है बाजार की एक आवश्यक विशेषता है, इसे किसी भी कीमत पर नकारा नहीं जा सकता। वही प्रतिस्पर्धा क्यों है, क्योंकि मूल्य एक है। अगर मूल्य अलग अलग हो तो प्रतिस्पर्धा रही नहीं जाएगी, भाई अपने हिसाब से जिसका मन है वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन प्रतिस्पर्धा तो तभी है ना जब मूल्य एक है। वही गेम में हमने बताया रूल सेम होते तभी तो प्रतिस्पर्धा टीमों की कराई जाती है, नहीं तो फिर तो कोई भी विजेता हो जाएगा। ये हमने आपको पढ़ा दिया पूर्ण बाजार और अपूर्ण बाजार। अब हम बात करते हैं बाजार के अन्य प्रकार। देखो अन्य प्रकार भी हैं कुछ बाजार के, जैसे सरकारी बाजार जिसे हम कोऑपरेटिव मार्केट कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकार द्वारा और दूसरा होता है सहकारी समितियों द्वारा। तो मेनली आपको याद रखना है जो अन्य प्रकार के बाजार होते हैं उसमें पूछा जाए सरकारी बाजार कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे दो प्रकार के होते हैं। पूछा जाए कौन कौन से हैं, ठीक है, तो सरकार द्वारा बनाए गए बाजार और सहकारी समिति द्वारा जो बनाए जाते हैं बाजार, ये दो तरीके के होते हैं। जो आपके उसके बाद अगर हम बात करें जो सरकार द्वारा नियंत्रित जो बाजार होते हैं उनकी, तो इसमें होता क्या है, सरकार का नियंत्रण होता है। ये सामान को क्या करती है, एक किसी ना किसी स्टोर में क्या करते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं सामान को, और यहाँ पर मूल्य भी नियंत्रित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब सही रहता है, चाहे किराना स्टोर का सामान हो, चाहे पटाखे हो, चाहे रंग हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे पुस्तकें हो, ये सब सरकार के नियंत्रण में बेची जाती है। इनका निश्चित एक मूल्य होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर जो बात करते हैं क्रय विक्रय में कोई समस्या जो होती है नहीं देखने को मिलती। लेकिन जो सहकारी समिति होती है ये थोड़ा हटके होती है। यहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं नहीं मन के अच्छे, मन के साफ आप कह सकते हो, लेकिन वीआईपी हो सकते हैं, रईस लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ साहसी उद्यमी जो होते हैं ना, उद्यमी जैसे अंबानी समझ लो, ठीक है। तो इन्होंने भी बहुत तरीके की मार्केट में अपनी चीज़ें बना रखी हैं भाई। जो इनके सैमसंग के फ़ोन आते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम इनकी सिम वगैरह यूज़ करते हैं। तो इस पर क्या सरकार थोड़ी ना कोई काम कर रही है, लेकिन इन्होंने अपना मार्केट अलग बना रखा। तो इसको हम सहकारी समिति, मतलब ये क्या है भाई, उद्यमी है, उद्यमी तो है, व्यापारी करता था ही तो है ये एक तरीके के, लेकिन कैसे साहसी हैं भाई। पूरा एशिया के सबसे रईस व्यक्ति हैं तो साहसी तो हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग जो होते हैं कोई भी चीज़ का अपना बना लेते हैं मार्केट, और यहाँ पर भी चीज़ें जो होती है उचित मूल्य होता है, मतलब इनका खुद का एक निर्धारित मूल्य होता है। यहाँ पर सरकार का निर्धारण होता है मूल्य से, यहाँ इन समितियों द्वारा मान लो अंबानी ने अपने हिसाब से फ़ोनों का, सिमों का, सबका या रिचार्ज का सब कर रखा है, तो ये इनके द्वारा तय होता है। लेकिन इनका भी मूल्य लगभग समान ही होता है, इनमें कोई हेरफेर नहीं होता। ये नहीं आपके लिए मूल्य कुछ है हमारे लिए कुछ और है। सेम सबको पता है कि रिचार्ज कितने का होता है, एयरटेल का एयरटेल का रिचार्ज कितने का होता है, या जियो का रिचार्ज कितने का होता है, सभी जानते हैं, क्योंकि सबके लिए एक है। ऐसा नहीं मेरे लिए अलग है दूसरे के लिए अलग है। तो ये क्या है, मतलब सही है, एक ही मूल्य है सबके लिए। ऐसे ही सरकार का नियम होता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। अब तीसरी आती है सेल। सेल क्या होता है, सेल आप जानते हो आजकल जगह जगह लगती हैं, ठीक है। हर खासतौर से जो मॉल वगैरह होते हैं वहाँ पर अक्सर सेल लगते हैं। तो ये कुछ बताने वाला तो है नहीं, एक छत के नीचे क्या होता है, कई तरीके की चीज़ों की, कपड़ों की, बहुत सारी चीज़ों की सेल लगाई जाती है, ठीक है। कम दामों पर चीज़ें मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर दिमाग और आंखें सब खोल के रखने की ज़रूरत होती है, नहीं सेल में सस्ते के चक्कर में कई बार हमें धोखा भी मिल जाता है। हाट या पैठ क्या होते हैं, जो हाट या पैठ होते हैं ये क्या होते हैं, जो सप्ताह या 15 दिन में जो मार्केट लगती है उसको कहते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो हाट या पैठ होता है इसमें क्या होता है, या तो सप्ताह में ये मार्केट लगती है, ठीक है, सप्ताह में लगती है, या 15 दिन में लगेगी, या महीने में लगेगी,
ठीक है। तो ये इसका क्या होता है कि निश्चित समय होता है और निश्चित दिन होता है और निश्चित स्थान, इसमें सब कुछ निश्चित होता है। निश्चित दिन, निश्चित समय, निश्चित स्थान, सब कुछ यहाँ पर निश्चित होता है। और ये ग्रामीणों में लोकप्रिय मार्केट है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीणों में लोकप्रिय मार्केट कौन सा है, तो वो हाट या फैट है। ठीक है, ये ग्रामीणों का लोकप्रिय मार्केट होता है। यहाँ पर होता है ना किसी किसी दिन, कई कुछ गाँव में मैंने देखा बुधवार को मार्केट लगती है, हमारे आसपास भी गाँव हैं, तो कुछ जगहों पर बृहस्पति को मार्केट लगती है। तो ये क्या है, दिन है इनका, फिक्स है और लगभग टाइम भी फिक्स होता है कि शाम के 7 बजे तक लगेगी और 2 बजे से आई थिंक 3 बजे से लगना शुरू होता है। मतलब ये समझाने को मैं कह रही हूँ, तो ऐसे ही आपके यहाँ भी होता होगा। ठीक है, आसपास में। तो ये हाट या पैट क्या होता है, जिनमें दिन, सप्ताह, महीना सब निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, सब कुछ, और ये ग्रामीणों के लिए होता है, जिसको हम हाट या पैट कहते हैं। मेले एवं प्रदर्शनियाँ आप सभी जानते हो, एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं। वहाँ पर भी क्या होता है, कई जगह के, कई स्टेट के लोग भी आते हैं अपने अपने एरिया का। जैसे अभी हमारे यहाँ उत्तरायणी मेला लगा, तो वहाँ पर उत्तराखंड की बहुत सारी मिठाइयाँ वगैरह और भी चीज़ें थी। ठीक है, और भी स्टेट के लोग आए थे, ऐसा नहीं था वही लोग थे। तो क्या है, ये मेले में प्रदर्शनियाँ होती हैं। यहाँ पर भी एक छत के नीचे क्या होता है, जगह जगह के लोग अपने अपने प्रांत की चीज़ों को लेकर आते हैं। ठीक है, सुपर मार्केट भाई आजकल ये जो मार्केट की मॉल की तरह होते हैं, या फिर बड़े बड़े शहरों में, नगरों में होते हैं ये खासतौर से, जहाँ पर आपको लगभग आप जाते हो सारी चीज़ें सामने आपको मतलब बिल्कुल लगी हुई दिख जाती हैं। मतलब एक स्टोर, हर जगह पर अपना अपना एक स्टोर होता है। कहीं पर आपके लिए दालें एक साथ रखी हुई मिलेंगी, कहीं पर आपको मतलब कपड़ों वाली मार्केट आपको एक जगह मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके का मार्केट होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, उपभोक्ता, विक्रेता और विक्रेता का सीधा यहाँ पर लेन देन होता है। ठीक है, सीधा लेन देन होता है यहाँ पर भी। ठीक, ये भी मतलब अच्छी है, खासतौर से महानगरों में पाई जाती है। सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। ठीक है, तो और हाथ और ठेले क्या होते हैं, जो हमारे शहरों में गली गली में क्या होते हैं, ठेले, ठेले तो सभी जानते होंगे ना, तो हैंड ठेले लेकर आते हैं और उस पर फल वगैरह या फिर सब्जी वगैरह, खासतौर से यही 2-3 चीज़ें मुझे दिखती हैं, तो उनको हम कहते हैं, ये शहरों में होते ज़्यादातर। जैसे कि ये अंतर ध्यान रखिएगा, जो हाट या पैठ है ये गांव के लिए होता है, हाथ और ठेले ये ज़्यादातर नगरों में होते हैं। ठीक है, खासतौर से नगरों में पाए जाते हैं। ओके, जनसंख्या वृद्धि के कारण या फिर समय के कारण क्या होता है, हर जगह मार्केट अवेलेबल नहीं है, इतना लोगों के पास समय नहीं है कि वो जाके मार्केट से सामान लेके आ पाए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये गली गली जाते हैं सब्जी वगैरह बेचने के लिए, और हम लोग क्या होता है, रोड गेट पर ही अपने खरीद लेते हैं। चेन स्टोर, यहाँ पर चेन होगा। ठीक है, चेन स्टोर, चेन स्टोर जैसे कि ट्रेंड्स वालों का आप कह सकते हो, विशाल वालों का कह सकते हो, इन लोगों के क्या है, चेन है। हर शहर में आपको इनके क्या होते हैं, शोरूम वगैरह मिल जाते हैं। ओके, जैसे हमारे यहाँ साड़ी का एक शोरूम है बहू रानी, वो आपको हमने मुंबई में भी सुना है, तो शायद उन्हीं का होगा। ठीक है, या फिर हर साहिमल ज्वेलर्स, जो हर जगह पाए जाते हैं। तो क्या ये चेन है, एक इनकी कोई एक जगह ब्रांच नहीं है, कई कई जगह ब्रांच है, और हो सकता है विदेशों में भी इनकी ब्रांच हो। ठीक है, तो ये चेन होते हैं। जैसे कि बाटा है, लखानी है, तो ये बाटा लखानी आपने सुना हो, एक टैग है, ट्रेडमार्क है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। तो इनके हर शहर में आपको दुकानें देखने को मिल जाती हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं चेन स्टोर, मतलब जिनका एक चेन है, हर जगह आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं बाजार के विस्तार को प्रभावित करने वाले कारक की, फैक्टर्स इफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ मार्केट। किसी वस्तु का बाजार संकुचित होगा या विस्तृत होगा, ये मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करता है। तो ये पूछा जाए कि बाजार को कितने कारक प्रभावित करते हैं, तो मुख्यतः 2 कारक। कौन कौन से, एक तो वस्तु के गुण एवं विशेषताएं। ठीक है, मान लो सही क्वालिटी की वस्तु कहीं नहीं मिल रही, तो वो बाजार बेकार हो जाएगा। एक दिन व्यक्ति खराब चीज़ खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, रोज़ तो नहीं खराब चीज़ें लेने मार्केट जाएगा। ठीक है, तो बाजार वो ठप हो जाएगी। ओके, तो वस्तु के गुण एवं विशेषता मार्केट को प्रभावित करेंगे, बाजार को। और दूसरा, देश की आंतरिक स्थिति। मान लो देश की आंतरिक स्थिति की मतलब गरीबी बहुत है, भुखमरी है, तो व्यक्ति कहाँ मार्केट रोज जाएगा, गरीब व्यक्ति कितना मार्केट जाता है तो भी मन मार के चलाता है, उसे कुछ नहीं मिलता। तो आंतरिक स्थिति क्या है, ये भी बाजार को प्रभावित करती है। अगर गरीबी बहुत है, भुखमरी बहुत है, तो मार्केट ठप हो जाएगा, कोई सामान खरीदने ही नहीं जाएगा, कहाँ से खरीदेगा, पैसे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु के गुण एवं विशेषताओं के आधार पर कौन कौन से होता है। एक तो टिकाऊपन, गुण एवं विशेषता। अगर वस्तु टिकाऊ मिल रही है मार्केट में, तो व्यक्ति ज़्यादा आएगा, है ना। कई तरीके की मार्केट होती है, एक होती है सस्ती मार्केट, वहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हमें कम दामों में अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, कई बार होता है कि कम दामों में हमें चीज़ खराब ही मिलती है। ठीक है, तो टिकाऊपन, अब वो उस मार्केट में हमारे लिए अगर एक बार कोई चीज़ खराब मिल गई तो हम नहीं जाएंगे। ओके, तो टिकाऊपन होना चाहिए चीज़ का,
जिस मार्केट से ली जा रही है उसकी, तो अब व्यक्ति बार बार जाएगा। वस्तुओं की व्यापक मांग होनी चाहिए, जो भी चीज़ है वो ऐसी हो, जैसे आलू है, सब्जियों में आलू क्या है, एक तरीके से राजा है। कोई भी सब्जी हो, गर्मी हो चाहे ठंड हो, मतलब सीजन कोई भी हो, सब्जी भी कोई हो, हर उसमें आलू पड़ जाता है और बच्चे भी पसंद करते हैं, तो उसकी क्या है, मांग है व्यापक, तो वो मार्केट में अवेलेबल रहेगी। और अगर ये चीज़ आलू जो है मार्केट में नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं देखना हाहाकार मच जाएगा। ठीक है, समझने के लिए टमाटर महंगा हो गया फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आलू की कमी हो गई तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर टिकाऊपन और वस्तु की मांग भी जो है प्रभावित करती है। वस्तु की मांग हो और फिर उसकी पूर्ति भी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं बहनीयता। बहनीयता मतलब पोर्टेबिलिटी, कि कोई भी चीज़ जो है कम खर्च में सुगमतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो एक इतनी मतलब कह सकते हो ट्रैफिक है या फिर रोड पर व्यवस्था सही नहीं है, तो आप कोई चीज़ को इधर से उधर ले ही जा नहीं सकते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रभावित होगा। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है, आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आपको जानते हो रोडें भी अच्छी हो गई हैं, तो चीज़ें खूब आती जाती हैं। तो मतलब ये चीज़ होनी चाहिए तभी मार्केट चल पाएगी। ओके, दूसरी बात करते हैं श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण योग्यता। श्रेणीकरण एवं प्रमापीकरण योग्यता मतलब जो आप जानते हो साइन होते हैं ना, ISI वगैरह के, जो भी एगमार्क के, तो ये जो साइन होते हैं जो सही तरीके से हर उस पर लगे होने चाहिए। जो चीज़ जिस तरीके मान लो अच्छी क्वालिटी की है तो उस पर फर्स्ट ग्रेड देना चाहिए, उसकी श्रेणी देनी चाहिए। सेकंड की है तो वो क्वालिटी उसे देनी चाहिए। और क्योंकि चीज़ क्या होता है ना, सस्ती, कई बार ऐसा होता है ख़राब चीज़ भी हमें महंगे दामों में मिल जाती है। ठीक है ना, तो जब हमें ये श्रेणीकरण कर देंगे, हर चीज़ का एक माप तौल कर देंगे, उस पर टैग वगैरह लगा देंगे, तो कहीं ना कहीं है व्यक्ति को अपने कहते हैं ना संतोष मिलेगा। ठीक है, उसे मानसिक संतोष मिलेगा कि हमने जो चीज़ जितने पैसे खर्च किए उतने में हमें चीज़ प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण की योग्यता। आगे हम बात करते हैं पूर्ति की पर्याप्तता। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ है उसकी पूर्ति होनी चाहिए पर्याप्त। स्थानापन्न वस्तुओं की मात्रा। स्थानापन्न वही चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती है तो वो दूसरी जगह से हमारे यहाँ आ जाए, हमारे यहाँ जो चीज़ होती है वो दूसरी मार्केट में चली जाए, तब तो मार्केट चलेगी, नहीं तो क्या है, परेशानी होगी। ओके, पहचानने योग्य संकेता। ठीक है, पहचानने योग्य संकेता मतलब पहचानने का गुण होना चाहिए व्यक्ति को सामान की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक हमें बहुत अच्छा उदाहरण मिला जो मुझे पढ़कर थोड़ा अजीब लगा कि रेशम जैसे क्या होता है, एक तो महंगा होता है इसलिए भी लोग पसंद नहीं करते, दूसरा रीज़न ये है कि रेशम की क्वालिटी को लोग नहीं जानते इसलिए भी रेशम लोग नहीं पहन पाते। लेकिन कृत्रिम वस्त्र जो है लोग पहचान लेते हैं ये कृत्रिम है और उसको लोग ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो पहचानने योग्य संकेता मतलब यहाँ पर क्या उदाहरण था कि जो कृत्रिम वस्त्र होता है वो मार्केट में उसके लोगों को पहचान है कि कृत्रिम वस्त्र है, मतलब आर्टिफिशियल है ये, तो उसको व्यक्ति ज़्यादा खरीदता है। लेकिन सिल्क के विषय में लोग जानते ही नहीं, सिल्क की क्वालिटी ही नहीं लोग जानते हैं, तो उसको लोग बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। ठीक है, जबकि हम लोग यही मानते थे अभी तक कि सिल्क महंगा होता है इसलिए नहीं खरीदते, लेकिन सच्चाई ये है कि सिल्क के विषय में लोग जानते ही नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो ये मतलब सिल्क की क्वालिटी लोग नहीं जानते इसलिए नहीं खरीदते, ये भी बड़ी बात है। विविध उपयोग। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसके मल्टीपर्पज़ यूज़ होने चाहिए, तब जो है व्यक्ति मार्केट से ज़्यादा चीज़ खरीदेगा और मार्केट ज़्यादा चलेगा, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके कुछ कारण थे मार्केट के जो कि मतलब वस्तु के बाहरी गुण वगैरह विशेषताओं को बता रहे थे। आगे हम बात करते हैं देश की आंतरिक स्थिति जो मार्केट को प्रभावित करती है। देश की शांति एवं सुरक्षा। अगर देश में क्या है, शांति एवं सुरक्षा है तो मार्केट वगैरह सब कुछ अच्छा चलता है। ठीक है, लोग चीज़ों को खरीदते हैं और यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, मार्केट चलता है, देश की इनकम बढ़ती है। देश में कुशल, कर्मठ एवं ईमानदार व्यापारियों का होना। अगर व्यापारी अच्छे तो भी मार्केट अच्छा चलेगा। व्यापारी कालाबाजारी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो मार्केट अच्छा नहीं चलेगा। मुद्रा बैंकिंग एवं साख प्रणाली की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मतलब आजकल आप जानते हो ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन अगर आप सोचो ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था नहीं होती तो कैसे आप कर पाते, मार्केटिंग नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। परिवहन एवं संचार साधनों का विकास होना चाहिए। अभी हमने पीछे बताया था आपको, अगर कई बार ऐसा होता है कि सामान को ले जाने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो भी मार्केट अच्छा चलेगा। व्यापार की वैज्ञानिक विधियाँ होनी चाहिए। आज के समय में जो चल रहा है वो वाली चीज़ें होनी चाहिए तो मार्केट अच्छा चलेगा, और आजकल चल भी रहा है वो चीज़ें, सारा ऑनलाइन चल रहा है। देश में कुशल प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब प्रशासन मतलब जो शासन हमारा उसका कंट्रोल होना चाहिए। सरकारी नीतियाँ होनी चाहिए। सरकार जैसे वही चीज़ आ गई ना कि एक मुद्रा होना, मतलब एक मूल्य होना और नियंत्रण होना, यहाँ पर मतलब वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि विक्रेता का कंट्रोल हो। ठीक है, मतलब राज्य के जो हमारी सरकार होती है उसके हाथ में चीज़ें होनी चाहिए और मार्केट का कंट्रोल उसके हाथ में होना चाहिए, जिससे क्या होता है सही तरीके से कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा मार्केट में मतलब गलत तरीके से चीज़ों की खरीद फरोख्त ना कर पाए। ठीक है, तो सरकारी नीतियाँ यहाँ पर
मार्केट में होनी चाहिए। श्रम विभाजन होना चाहिए, श्रम विभाजन की आदत होनी चाहिए लोगों में। और करों की प्रकृति एवं मात्रा, कर मतलब एक लिमिट में कर लगाना चाहिए। ज़्यादा कर लगा दोगे, टैक्स लगा दोगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करेगा, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं होगा उसके पास पर्याप्त, ठीक है ना। तो कर भी एक लिमिट में लगाना। कर की प्रकृति कैसी है, बहुत ज़्यादा कहीं टैक्स काटा जा रहा है, हर बात पे टैक्स कट रहा है, तो व्यक्ति मार्केट से चीज़ लाने में कतराएगा कि भाई इस पर भी टैक्स देना, इस पर भी टैक्स देना। तो लिमिट होनी चाहिए टैक्स की, ठीक है। जैसे कि मान लो समझने के लिए, आप कपड़े के व्यापारी हो तो आपने रेशा खरीदा, उस पर भी टैक्स दिया। फिर आपने धागा खरीदा किसी काम तो उस पर भी टैक्स दिया। आपने फिर कपड़ा खरीदा, उसके पे भी टैक्स दिया, समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, समस्या होगी ना। तो टैक्स एक ही जगह दिया जाए ना, सीधे या तो कपड़े पे ले लो या रेसे पे ले लो, उसके बाद बात खत्म करो। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो ये सब चीज़ें कौन कर सकता है, सरकार ही कर सकती है। तो ये थी आपकी कुछ बाजार की जो कंट्रोल होता है, देश की आंतरिक स्थिति और देश की वस्तु के गुण एवं विशेषताएं, जिस वजह से क्या होता है, मार्केट प्रभावित होती है। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लास कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। देखो आज की क्लास जो थी बिल्कुल ये पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं। इनमें कुछ मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ मतलब बहुत एग्जैक्ट बताने वाली कोई चीज़ नहीं थी। बस आपको जो एग्जैक्ट बताने वाली चीज़ें थी वो मार्केट के प्रकार थे, ओके, और विशेषताएं थी, ठीक है। वही वाला जो निश्चित मूल्य और निश्चित स्थान वगैरह, ये सारी चीज़ें तो वो हमने आपको बता दी। बकाया ही समझने वाले पॉइंट है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कितनी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं। तो दो चीज़ें प्रभावित कर सकती है, वस्तु के गुण एवं विशेषताएं, देश की आंतरिक स्थिति, ठीक है। ये सारे बाजार के प्रकार, अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो ये सेल हो गए आपके, हॉट एवं पैट हो गए। हॉट और पैट कहाँ चलता है, गाँव में चलता है। मेले एवं प्रदर्शनियाँ हो गई, सुपर बाजार, हाथ के ठेले, चेन स्टोर। चेन स्टोर क्या होता है, जो आपकी एक ही कह सकते हैं कोई भी एक मतलब व्यापारी है, उसी की बहुत सारी दुकानें अलग अलग शहरों में होना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप समझ ही गए होंगे। इसमें कोई ज़्यादा आज का टॉपिक बहुत इजी था, बहुत इजी टॉपिक था इतने टॉपिक में जो हमने अभी तक पढ़े हो मैनेजमेंट में। तो क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में। धन्यवाद।